चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो आज आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि उनके सही आंसर्स क्या थे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो आज के एग्ज़ाम में आपका पार्ट सी था वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का पार्ट था। यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। तो अब हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ द फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल है जो कि 200 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए ऑप्शन है 15, बी है हमारा 8, सी 10 एंड डी 20। तो देखिए अगर 50 का हॉस्पिटल होता है तो 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर 100 का हॉस्पिटल होता है तो 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है और अगर हॉस्पिटल 200 का होता है तो 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8। तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना था। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है द लार्ज हॉस्पिटल हैव। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर कोई लार्ज हॉस्पिटल है तो वहाँ पे बेड जो होंगे उनकी काउंटिंग कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ए है हमारा 1000 एंड अबव बेड, बी है हमारा 500 एंड 1000 बेड, सी है हमारा 100 to 500 बेड्स एंड डी है हमारा लेस देन 100 बेड्स। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी हॉस्पिटल लार्ज हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो बेड की संख्या होती है, बेड के जो नंबर्स होते हैं वो 1000 या फिर उससे अबव होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपको ए नंबर पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इज़। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी को बनाया जा रहा है तो वहाँ पे मिनिमम एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 100 स्क्वायर फीट, बी 200 स्क्वायर फीट, सी 250 स्क्वायर फीट एंड डी 400 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सी 250 स्क्वायर फीट आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी है हमारा टैनिक एसिड, सी है हमारा चारकोल एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि एक्टिवेटेड चारकोल, तो अगर एक्टिवेटेड चारकोल लिखा होता तो उसको आप यूनिवर्सल एंटीडोट में काउंट करते, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ चारकोल लिखा हुआ है। तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड एंड चारकोल तीनों ही ऐसा कॉम्बिनेशन में एंटीडोट यूनिवर्सल एंटीडोट की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज नोन एज। तो ये बताना है आपको कि अगर यूरिन में प्रोटीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो 2 ऑप्शन है आपके पास ग्लाइकोसूरिया एंड प्रोटीन यूरिया। तो देखिए ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या होगा, ग्लूकोज इन ब्लड, सॉरी ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया यानी कि ग्लूकोज इन यूरिन। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है प्रोटीन इन यूरिन, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रोटीन यूरिया यानी कि प्रोटीन इन यूरिन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है प्रोटीन इन यूरिन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है यानी कि जो सेकंड है पोर्शन वो हमारा सही है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा प्रोटीन यूरिया। इस पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मासिस्ट आर एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि फार्मासिस्ट किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। 2 ऑप्शन है, पहला है डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ और दूसरा है डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। तो देखिए जो फार्मासिस्ट का काम होता है वो कंपाउंडिंग में, डिस्पेंसिंग में काम होता है। जो फार्मासिस्ट होता है वो डायग्नोसिस नहीं करता है। डायग्नोसिस करने का काम जो पैथोलैब्स के पर्सन होते हैं उनका होता है। और तो वो डायग्नोसिस का काम फार्मासिस्ट का नहीं है, वो फार्मासिस्ट का काम क्या है, फार्मासिस्ट का काम है डिस्पेंसिंग करने का। तो यहाँ पे आपको सेकंड पोर्शन जो था उस पर टिक करना था, वो लिखना था डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ द कॉपीड ऑफ द परचेज ऑर्डर प्रिपेयर्ड आर। तो ये बोला गया है यहाँ पे कि जो टोटल नंबर ऑफ द कॉपीज जो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर्ड किए जाते हैं वो कितने होते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या है, A5, B6,
सी 7 एंड डी 9। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका, करेक्ट आंसर है 5। तो 5 जो नंबर्स होती हैं उनकी कॉपी परचेज ऑर्डर के लिए प्रिपेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर इज़। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, क्योंकि जो ड्रग्स होती हैं उनके अपने अपने स्टोरेज कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे उसी स्टोरेज कंडीशन में से कोल्ड स्टोरेज को पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है हमारा 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है हमारा 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी ऑप्शन है नन। तो जो ए ऑप्शन है आपका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पे टिक करना था, ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इट इज़ डैश, इट इज़ द एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर गुड्स और सर्विस टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो कौन सी एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन की डिलीवर करने के लिए, क्या चीज़ डिलीवर करने के लिए, गुड्स को डिलीवर करने के लिए कंज्यूमर के पास। तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन है, एक है सप्लाई चेन और दूसरा है कोल्ड चेन। तो देखिए कोल्ड चेन जो होती है वो वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करती है। कोल्ड चेन क्योंकि वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हमें कोल्ड कंडीशन चाहिए होती है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है कोल्ड चेन। लेकिन यहाँ पे कोल्ड वर्क का यूज़ तो किया नहीं गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि डिलीवर करना, गुड्स को डिलीवर करना और सर्विस को डिलीवर करना कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पे होगा सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की हेल्प से हम अपने जो गुड्स होते हैं उनको कंज्यूमर तक डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट पोर्शन पे टिक करना था, फर्स्ट पोर्शन लिखना था सप्लाई चेन। तो यहाँ पे आपको इसको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट हु हैज़ कम टू द हॉस्पिटल विद जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर, कोल्ड एंड कफ आर नोन एज। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट है जो कि जिसके पास सिम्टम्स है फीवर, कफ एंड कोल्ड का और वो हॉस्पिटल में आता है तो उसे क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जर्नल आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 4 चीज़ें लिख, ये 2-3 चीज़ें लिख दी गई हैं, फीवर, कफ एंड कोल्ड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेसिकली पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि वो पेशेंट क्या है। सिम्टम्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे पास हमें सिर्फ ये समझना है कि पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में। पेशेंट पहले से हॉस्पिटल में नहीं है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पेशेंट को हम आउट पेशेंट बोलते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन है आपके पास, जर्नल आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट, इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जर्नल आउट पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जो है वो बाहर से आ रहा है, उसके सिम्टम्स पे हमें इसको नहीं वो करना है, वो बाहर से आ रहा है, इसका मतलब वो आउट पेशेंट है। अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर होता तो उसको हम इन पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल आउट पेशेंट पे टिक करना था, इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्रग ऑफ द ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई भी डिजीज़ है, ब्रेन की ऐसी डिजीज़ जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। अब देखिए डिजीज़ जो कि आपने फार्माकोथेरेपी में पढ़ रखी है, और तो इसमें 2 जो ऑप्शन दिए गए हैं, एपिलेप्सी एंड कोमा। अब क्या कोमा क्या है, कोमा एक स्लीपिंग कंडीशन है जिसमें ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होता है, लेकिन एपिलेप्सी में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। तो इस कंडीशन को हम जिसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है उसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए यानी कि एपिलेप्सी पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इन हार्ट रेट इज। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हार्ट रेट बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए 2 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया। तो ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है, जब हार्ट रेट डाउन होती है तो उस कंडीशन को हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। ब्रैडी का मतलब ही होता है स्लो, तो यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया हो। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है इंक्रीज इन हार्ट रेट, तो यहाँ पे हार्ट रेट के बढ़ने को पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी यानी कि टैकीकार्डिया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि टैकीकार्डिया यानी कि किसी भी चीज़ का बढ़ना, टैकी का मतलब होता है बढ़ना, ब्रैडी का मतलब होता है कम होना। ब्रैडीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का कम होना और टैकीकार्डिया हार्ट रेट का बढ़ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टैकीकार्डिया यानी कि सेकंड पार्ट, आपके ऑप्शन का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे आपको टैकीकार्डिया पे टिक करना था। क्वेश्चन है द टेस्ट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द बाइल पिगमेंट। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो कौन सा टेस्ट है जो बाइल पिगमेंट के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए ऑप्शन है आपका लिपिड पैनल टेस्ट, है हमारा फाउचेट टेस्ट,
सी है हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड डी है हमारा रीनल फंक्शन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है बाइल पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे ये पूछा गया है। अब देखिए लिपिड का बाइल से क्या मतलब है, लिपिड का टेस्ट हम बाइल के लिए उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। सी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी का बाइल से कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि बाइल हमारा लीवर से रिलेटेड होता है, बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है और आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डी है हमारा रीनल फंक्शन, अब किडनी से इसका क्या रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो जो आपका बी ऑप्शन है, बी है हमारा फाउचेट टेस्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो फाउचेट टेस्ट जो आपका बी ऑप्शन है ये यूज़ होता है बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ आपका ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मिनट वॉक टेस्ट इज़, ये पूछा गया है कि जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होती है वो क्या होती है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए फ्लूइड डेप्रेटिव, ए है फ्लूइड डेप्रीवेशन टेस्ट, बी है हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सी है हमारा फाउचेट टेस्ट एंड डी है हमारा मॉडिफाइड गैमलिन्स टेस्ट। अब देखिए फाउचेट टेस्ट आपने ऊपर देख लिया तो ये बाइल से रिलेटेड है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डी हमारा मॉडिफाइड ग्लैमिन्स टेस्ट है, ये भी बाइल से ही रिलेटेड होता है, तो ये भी हमारा टेस्ट नहीं है। ए हमारा है फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट, तो फ्लूइड डिप्रीवेशन टेस्ट बेसिकली हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट के लिए करते हैं, तो ये भी नहीं है। 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है, 6 मिनट वॉक टेस्ट का जो हमारा सही ऑप्शन है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि हम इसमें पेशेंट को वॉक करवा रहे हैं और वॉक करवाने के बाद उसके पल्मोनरी फंक्शन को टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी फंक्शन है वो क्या है, अगर कोई पेशेंट होता है अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो उसमें को वॉकिंग में प्रॉब्लम होगी, अगर उसके पल्मोनरी में दिक्कत है तो इसीलिए 6 मिनट वॉक टेस्ट जो होता है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, पल्मोनरी सिस्टम को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी पे टिक करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल इज़ ऑल्सो नोन एज, तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि बाल को हम और क्या बोलते हैं, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है हमारा डाइमरकैप्टोल, बी है हमारा डेस्फेरोक्सिम, सी हमारा नेलोफिन एंड डी है हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो देखिए जो बॉल होता है ये हमारा डाइमरकैप्टोल जो है उसी को हम बॉल भी बोलते हैं। ये जो बॉल है हमारा इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, तो ये जो बॉल है इसको हम डाइमरकैप्टोल को भी बॉल भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज़ नॉट नोन देन ये एंटीडोट इज़ यूज्ड, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमें पॉइजन की कैटेगरी नहीं पता है लेकिन हमें उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो हम किस एंटीडोट को यूज़ करेंगे, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, ए है हमारा फिजियोलॉजिकल, बी है केमिकल, सी है मैकेनिकल एंड डी है यूनिवर्सल। तो देखिए जब हमें पॉइजन पता ही नहीं है कि हमारा पॉइजन क्या है तो उस केस में हम यूनिवर्सल एंटीडोट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो यूनिवर्सल एंटीडोट हर पॉइजनिंग में काम कर जाएगा, इसलिए हम यूनिवर्सल एंटीडोट को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है यूनिवर्सल एंटीडोट, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी पर टिक करेंगे यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 कंट्रोल्ड ड्रग इज़ वैलिड फॉर, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो सभी ड्रग्स जो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3 में आती हैं, कंट्रोल ड्रग्स में आती हैं, उनका अगर हम प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं तो वो कितने दिनों तक वैलिड रहता है। तो देखिए क्योंकि जो शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 जो है तो 2 में हमारे सारे ओपाइड्स आ जाएंगे और 3 में जैसे बार्बिचुरेट्स हो गया ये सभी आ जाते हैं, 2 में हमारे ओपाइड्स एंड कीटामिन वगैरह आते हैं, तो ये जो ड्रग्स हैं ये पोटेंट ड्रग्स होती हैं, तो इनका जब हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं पेशेंट्स को तो हम चाहते हैं कि पेशेंट उसका मिसयूज़ ना हो पाए, उसका हार्मफुल इफेक्ट ना हो पाए, इसलिए उनका जो ड्यूरेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है वो वैलिडिटी जो होती है इसकी वो मिनिमम होती है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 10 डेज़ का, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पर टिक करना था जो कि है 10 डेज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है FEFO स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि FEFO का क्या मतलब है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, बी है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, सी है फर्स्ट एग्जिट फर्स्ट आउट,
फर्स्ट एग्जिस्ट फर्स्ट ओवर एंड डी है नन। तो देखिए इस पे हमने फीफो एंड फीओ पे हमने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले एक्सपायर होगा वो पहले निकलेगा, वो पहले उसको कंजम्पशन उसका पहले करवाया जाएगा, उसको स्टोर से पहले निकाला जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ टाइम टेकन बिटवीन द प्लेसिंग ऑर्डर एंड द रिसिप्ट ऑफ द ड्रग टू द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वो कौन सा टाइम है जब हम किसी भी ड्रग को प्लेस करते हैं और ऑर्डर को रिसिप्ट करते हैं, तो उसमें जो टाइम टेकन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, लीड टाइम एंड बफर स्टॉक। तो देखिए बफर स्टॉक्स क्या होता है, वो स्टॉक जो आपके स्टोर में अवेलेबल रहे एवरी टाइम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक तो है नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीव द ऑर्डर। तो ये है हमारा लीड टाइम। लीड टाइम वो टाइम होता है जब हमने एक्शन लिया, यानी कि जब हमने ऑर्डर को किया और हमने उस चीज़ को रिसीव कर लिया, उस ऑर्डर को गेन कर लिया, तो ये होता है हमारा लीड टाइम। तो ये हम यहाँ पे हमें ऑप्शन जो फर्स्ट पोर्शन है आपको उस पर टिक करना था, यानी कि लीड टाइम पे टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन, द आउट पेशेंट हु आर एबल टू वॉक एंड रिसीव द प्राइमरी हेल्थ केयर आर कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट है, आउट पेशेंट, वो एबल है, मानी वो चलने फिरने में सक्षम है, एबल है वॉक के लिए, एंड रिसीव द प्राइमरी हेल्थ केयर, और वो हॉस्पिटल आने के बाद प्राइमरी हेल्थ केयर रिसीव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, जर्नल आउट पेशेंट, बी है इमरजेंसी आउट पेशेंट, सी है रिफर्ड आउट पेशेंट, एंड डी है एम्बुलेटरी आउट पेशेंट। तो वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल जाते हैं, वॉक करने में कैपेबल हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद सारे ट्रीटमेंट को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद बेनिफिट लेने के बाद वो हॉस्पिटल से निकल जाते हैं और नाइट स्टे नहीं करते हैं, यानी कि वो उस हॉस्पिटल में रुकते नहीं हैं, ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है आपका, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर थे। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।